3, 2, 1। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये एक खाली ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी सा एक कंटेनर है और इसको हम दे देते हैं नाम ऑब्जेक्ट ए। फिर हम लेते हैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट बी। ये उसके जैसा ही है, उसी की तरह एक कंटेनर है, बट इसके अंदर हमने भर दिए हैं बहुत सारे ग्रैनुअल्स जैसा आपको दिख रहा होगा, जिसके वजह से इसका जो मास है यानी कि जो वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट मेरा सवाल ये है कि जब मैं इन दोनों को सेम टाइम पे सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा तो इन दोनों में से नीचे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो अब आप लोग अपना प्रेडिक्शन हमें कमेंट करके बताइए कि ऑब्जेक्ट ए पहले गिरेगा या ऑब्जेक्ट बी। तो अब आपने जब कमेंट कर दिया है तो उसके बाद अब हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं। कैमरामैन पीछे हो जाओ। क्या मतलब मैं पीछे हो जाऊं? क्या रीजन है जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम टाइम पे ग्राउंड तक पहुंचे? तो इस एक्सपेरिमेंट से पहले हमने कुछ रैंडम लोगों को इसके बारे में पूछा कि उनके हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा। मेजॉरिटी का आंसर ये था कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो पहले नीचे पहुंचेगा, जो कि ऑब्वियसली गलत है। बट उनको जब हमने रीज़न पूछा तब उन्होंने ये कहा कि जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी कि जो ग्रेविटी है वो जो हेवियर ऑब्जेक्ट है यानी कि भारी वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ज़ोर से पुल करेगा। तो जब हमने इस रीज़न को ध्यान से सुना तो ये रीज़न एक्चुअली सही है। जो हेवियर ऑब्जेक्ट है यानी कि जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है उसको ग्रेविटी ज़्यादा पुल करता है। तो क्या रीज़न था कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में ही पहुँचे? बट जो भारी वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको ग्रेविटी तो पुल करता ही है, बट उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है कि वो जिस भी वेलोसिटी में इस समय है वो हमेशा चाहेगा कि मैं उसी वेलोसिटी में रहूं। यानी कि जो एक ऑब्जेक्ट है, जैसा हमारा जो ऑब्जेक्ट बी था, वो इनिशियली रेस्ट पे था यानी कि वो हिल नहीं रहा था, उसकी वेलोसिटी 0 थी इन रेफरेंस टू ग्राउंड। तो वो हमेशा चाहेगा कि वो वेलोसिटी 0 में रहे। जैसे ही मैं अपना हाथ छोड़ देता हूँ तो एक फोर्स उस पर अप्लाई होता है यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको पुल करता है, बट वो उस चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने इनर्शिया को होल्ड करके रखता है और वो ज़्यादा नहीं चाहता है कि वो ड्रॉप हो कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट ए के। तो हाँ, ऑब्वियसली जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है उसको ग्रेविटी ज़्यादा पुल कर रहा है, बट उसका अपना इनर्शिया भी है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और हर फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो सेम ही हो जाता है। तो हर फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अर्थ में सेम ही होता है, जो कि होता है g यानी कि 9.81 और आगे भी है। अब ये हो गई थ्योरी वाली बात, बट इसको और आसानी से अगर हमें समझना है तो हम सिंपली ले लेते हैं इस इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है ये है s = ut + ½ at²। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर s जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब मोशन की शुरुआत हुई तब ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी थी यानी कि क्या गति थी, और t है टाइम यानी कि कितना समय लगा पूरे जर्नी को कंडक्ट करने में, यानी कि पूरा जो ड्रॉप था उसको कितना समय लगा। फिर है a यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? जो हमारी गति है, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसकी जो गति है वो किस तरीके से बढ़ रहा है वो चीज़ है। और t² यानी कि स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम तो हमने आपको बताया है क्या है। s है वो हमारे केस में है जो हाइट है यानी कि जिस हाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, तो हम s को ले लेते हैं h। और जो u है उसको हम क्या लेंगे? 0, क्योंकि हमने इनिशियली जो शुरुआत में उस पर कोई भी फोर्स नहीं डाला, वो ऐसे ही रेस्ट पे था, यानी तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या हुई? 0। फिर t, ये तो हमें निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है पूरे ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने के लिए, तो हम इसको t ही रहने देते हैं। फिर आता है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो हम ले लेते हैं g, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है जैसा हमने पहले बात किया। तो अभी हमारे सामने जो इक्वेशन तैयार हुआ है ये है हमारा फाइनल इक्वेशन। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे यानी कि हम इसको अपने तरीके से जब बनाएंगे ताकि हमें t की वैल्यू मिल जाए यानी कि टाइम की वैल्यू मिल जाए, तो ये कुछ आ जाती है
रूट ऑफ 2gh, यानी कि जो हमारा टाइम है वो डिपेंड करेगा g की वैल्यू पे और h की वैल्यू पे, क्योंकि ये दो ही वेरिएबल्स है यहाँ पर। तो हमें जो ये फॉर्मूला मिल गया उससे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो टाइम है वो मास पे कहीं भी डिपेंड नहीं होता। हमने पूरे फॉर्मूला में कहीं भी मास को तो ध्यान ही नहीं दिया, ये सिर्फ डिपेंड करता है g के ऊपर और h के ऊपर। g जो कि एक हाइट पे हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, और h तो दोनों ऑब्जेक्ट का सेम ही था, क्योंकि हमने दोनों ऑब्जेक्ट को सेम ही हाइट पे रखा था। तो इसलिए वो दोनों ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम टाइम पे नीचे पहुंचे। अरे अभी तक आप गए नहीं? इतना पसंद आ गया हमारा वीडियो? तो अगर इतना पसंद आ ही गया है तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और साथ ही हमारा वीडियो लाइक करके उसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड पीस आउट।